हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपने ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका जीन रेगुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ओके, जीन रेगुलेशन थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक में आपको क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखो अभी तक आपने जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिया। ओके, like in a cell, we know DNA is the genetic material, so all informations are stored in DNA store the genetic information, but when it require DNA express the genetic information first in the form of RNA and then formation of protein. Okay, so informations flow from DNA to RNA to प्रोटीन, दैट इज द सेंट्रल डोगमा जो आपने स्टडी किया था। ओके, यहां तक की बातें अपन ने क्लियर कर ली थी। दैट इज द जीन एक्सप्रेशन, दैट इज जीन एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो फाइनली द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रोटीन एंड वी नो प्रोटीन इज फंक्शनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन में भी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, enzymatic and carrier that involve in many metabolic activities. Okay, so that represent the expression of the gene. Correct? अब आपको पता है बेटा जो डीएनए उसमें जीन्स प्रेजेंट है, अपने बात की थी। अब जो जीन है, ऐसे नहीं कि हर सेल में जीन का एक्सप्रेशन होता रहता है। जब सेल को डिमांड होती है तो जीन का एक्सप्रेशन होगा और सेल को डिमांड नहीं है तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन डिपेंड ऑन द सेलुलर रिक्वायरमेंट एंड द सेलुलर रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन इट्स इंटरनल एनवायरमेंट। तो सारी बहुत सारी बातें, इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल आल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जैसे ही जीन के एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस जीन को अपन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो एक्सप्रेशन सिस्टम डिपेंड ऑन एनर्जी। Replication, translation are the highly energetic processes. They require high amount of energy. So when cell need the protein in the form of its function, then gene will be expressed in the form of RNA and the protein. So gene regulation depend on the internal environment, that is depend on the external environment. तो रेगुलेशन की अगर बात करें अपन, तो रेगुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको कि जीन का रेगुलेशन जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली नहीं होगा। जब सेल को डिमांड है जीन की एक्सप्रेशन की तो एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना? तो ये बात फिर से एक बार समझो। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन एंड व्हेन विल जीन एक्सप्रेस, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जैसे कोई पर्टिकुलर जीन है, अगर उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो इसको अपन ऑन करेंगे, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको क्या कर देंगे अपन, स्विच ऑफ। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन आगे बात करेंगे। तो जीन को अपन ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन में करना क्या है बेटा, स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन द जीन। सो जीन रेगुलेशन इज द फिनोमिना ऑफ स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ, और ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ जीन, एंड दैट डिपेंड ऑन द सेलुलर रिक्वायरमेंट। बात को समझना बेटा, क्योंकि बहुत सारी समझाने की बातें हैं। सेल में जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है प्रोटीन के लिए मैसेज किसके पास है, डीएनए के पास। तो अगर उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो डीएनए का एक्सप्रेशन होगा उस जीन का, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेटा एक्सप्रेशन नहीं होगा। तभी तो देखो आप, जो सेल्स हैं वो वेरिएबल होती हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, लीवर सेल, किडनी सेल, लंग सेल, हार्ट सेल्स। सो they differentiate for their function, and differentiation depend on the selective expression of some genes and selective repression of other gene. जैसे एक सेल है बेटा, फंक्शन कर रही है, उसका फंक्शन डिफरेंट टाइप का है, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन क्या है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, बाकी के जीन क्या है रिप्रेस फॉर्म में है। बातें बहुत ईजी हैं। जीन रेगुलेशन को आपको इसलिए समझना है क्योंकि आपको एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करवाना पड़ेगा। डिमांड है तो जीन को ऑन करो, ऑन का मतलब समझ गए, ऑन, स्विच ऑन, इट मींस जीन एक्सप्रेस।
स्विच ऑफ मीन्स जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, अमाउंट ज्यादा हो गया, अब सेल को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुरंत रेगुलेशन होगा और उस जीन को अपन ऑफ कर देंगे, वापस से उसका फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा। डिमांड आ गई फिर से, तो जीन को वापस क्या कर देंगे अपन, ऑन कर देंगे। करेक्ट। सो जीन रेगुलेशन, अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जीन रेगुलेशन इज द फिनोमिना, it is the phenomena of switching on or okay, switching on or switching off of the gene। फिर से समझो बेटा, ये जीन है, इस जीन को अपन ऑन भी कर सकते हैं, या ऑन ऑफ का मतलब समझ रहे हो बेटा, ऑन मीन्स एक्सप्रेस करवाना है, इसको अपन ऑफ भी कर सकते हैं, या इसकी एक्टिविटी को अपन डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। दैट इज द जीन रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जीन रेगुलेशन depend on the cellular need। ओके, जीन रेगुलेशन डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। बिल्कुल क्लियर बेटा, सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे देखो, और बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा इन पे आप फोकस करना। जीन रेगुलेशन डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। अब सेलुलर नीड क्या है, किस फॉर्म में जो है सेल को उसकी डिमांड होगी, वो सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी सेलुलर नीड की। अगला पॉइंट देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, थोड़ा सा आपको वाइड जाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। द फैक्ट ऑफ सेल डिपेंड ऑन द selective expression of some gene and repression of other gene। तो सेल में कौन से टाइप की जीन एक्सप्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सेल की फैट होती है बेटा, कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी, बायोकेमिकल स्टेटस क्या होगा, वो किस फंक्शन में इन्वॉल्व होगी। ऑल आर डिपेंड ऑन द सेलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन। And we can say that gene regulation is affected by, very very important point, see, gene regulation is affected by the metabolic, physiological and environmental condition। Gene regulation affected by the metabolical, physiological and environmental कंडीशन। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, आपकी मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो किसको अफेक्ट करती हैं, जीन रेगुलेशन को। फिर से समझे बेटा, देखो ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है बेटा, बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये अफेक्ट करेगा सेल के इंटरनल एनवायरमेंट को। सेल का जैसे इंटरनल एनवायरमेंट अफेक्टेड होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जीन को रेगुलेट किया जाएगा, उनको ऑन करना है या ऑफ करना है। क्लियर बात, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, एक बार इनको समझो। जैसे अपन एक एग्जांपल दें, नेक्स्ट एग्जांपल है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो उसका बेटा डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो जहां डिफरेंशिएशन की बात आती है, इसका मतलब वहां पर सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन को क्या किया जाता है बेटा, एक्सप्रेस करवाया जाता है।
डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म also result of coordinated regulation, result of coordinated रेगुलेशन। बिल्कुल सिंपल है, आपने जूलॉजी में डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन स्टडी किया होगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, रेगुलेशन of the expression of several genes, several set of genes, ठीक है बेटा। ये देखो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, जो सेल्स है उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन डिपेंड किस पे करेगा? सेलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स। क्लियर बात? तभी तो बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है बेटा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, सब किस पे डिपेंड करता है? जीन रेगुलेशन पे, ठीक है। ये तो बेसिक बातें बता दी मैंने आपको। फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा एग्जांपल पे चलेंगे। जीन रेगुलेशन अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को थोड़ा स्टडी करेंगे। बिल्कुल आपके बेसिक दे रखा है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को डिटेल में लेंगे, तो थोड़ा सा समझाते हैं अपन यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ओके, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉम्प्लिकेटिव एंड occurs at several levels, occurs at the several levels। सिंपल। अब देखो कौन कौन से लेवल पे रेगुलेशन होता है, बिल्कुल आराम से समझना बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें केवल समझने का है, रटने का कुछ नहीं है। कौन कौन से लेवल पे अपन जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, अब समझना। डायग्राम से क्लियर करूंगा, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए समझना। ये लो बेटा, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें अपन, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करता हूं। आप जानते हो बेटा इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर? तो आप बताओ बेटा, सबसे पहले बात करें अपन, यूकैरियोट में जो जीन होती हैं कैसी होती हैं? स्प्लिट जीन। कौन से जीन है ये बेटा? ये स्प्लिट जीन्स। क्लियर? तो जो स्प्लिट जीन है आपको पता है उसमें इंट्रोन एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है बेटा कौन होता है? देखो, तो सबसे पहले अपन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या कर सकते हैं? उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फर्स्ट लेवल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आप बताओ बेटा, अगर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को आप इनहिबिट कर दोगे तो क्या आगे एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला लेवल कौन सा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो फर्स्ट लेवल ये देखो, अकर्स एट सेवरल लेवल। तो यहां मैं लिख रहा हूं, वहां पर भी अपन डिफाइन करेंगे, एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यहां पे आ जाएगा बेटा फर्स्ट लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ओके, यहां इसको रेगुलेट कर सकते हैं अपन। अब देखो, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आपको पता है यहां पर
जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है कौन होता है बेटा, HNRNA। क्या बनता है बेटा, HNRNA में एक्सोन इंट्रॉन दोनों होते हैं। अगर HNRNA बन गया तो आप HNRNA को mRNA में कन्वर्ट होने से रोक सकते हो। तो जो सेकंड जो लेवल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो मैं सारे लेवल यहां मेंशन करूंगा। जो सेकंड लेवल है वो कौन सा होगा, बोल सकते हैं प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल, और वी कैन से दैट रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ये सेकंड लेवल आ जाएगा बेटा, प्रोसेसिंग लेवल। क्योंकि HNRNA किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, mRNA में। अगर आपने इस लेवल पे इसको इनहिबिट कर दिया तो आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो इससे क्या बना, ये mRNA। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। चलो mRNA का अगर फॉर्मेशन हो गया, फिर आप अगर उसको रेगुलेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली mRNA जो है जैसे बनेगा तो वो mRNA न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, mRNA को साइटोप्लाज्म में जाने से क्या कर सकते हैं, अपन इनहिबिट कर सकते हैं। जो थर्ड लेवल होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो थर्ड लेवल क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो यहां पर भी आप उसको रेगुलेट कर सकते हो बेटा। mRNA को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दो, आप रेगुलेट कर दोगे उसको। तो ये कौन सा लेवल हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट लेवल। ठीक है, अब देखो बेटा फोर्थ लेवल, अगर mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया तो ये पता है आपको, जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस कौन सा है यहां पर, ट्रांसलेशन। तो आप ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दो, प्रोटीन नहीं बनेगी। तो जो फोर्थ लेवल है वो कौन सा है, एट ट्रांसलेशनल लेवल। ओके, एट द ट्रांसलेशनल लेवल। सो इन यूकैरियोट gene regulation occurs at several level, at transcriptional level, at the processing level, at the transport of mRNA from nucleus to cytoplasm level and at the translational level। आप किसी भी लेवल पे जीन को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। मतलब ये जो फाइनल प्रोटीन बन रही है इसको बनने से रोक सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दो, प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर मान लो HNRNA बन गया, प्रोसेसिंग मत होने दो, आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। mRNA बन गया, ट्रांसपोर्ट मत होने दो, प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर mRNA बाहर आ गया, ट्रांसलेशन मत होने दो, प्रोटीन नहीं बनेगी। हाँ, अगर प्रोटीन बन गई तो क्या कर सकते हैं बेटा, लेकिन अपन प्रोटीन को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, आपके लेवल याद रखना है। यूकैरियोट में केवल 4 लेवल है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है, नहीं पूछेगा वो। प्रोकैरियोट में मैकेनिज्म पे अपन बात करेंगे। तो यहां पर यूकैरियोट में इतना याद रखना है, अकर्स एट डिफरेंट लेवल। बात समझ में आ गई ना? तो यूकैरियोट में 4 लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है। कौन कौन से हैं आपके सामने है, लेकिन कैसे होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो आपको केवल लेवल याद रखना है, एट 4 लेवल्स। कर लोगे? अब इसके बाद अपन स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है और वो थोड़ा डिटेल में है, तो उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट की जो प्रॉपर्टीज थी अपन ने बेटा याद करो, बात की थी। अब रेगुलेशन की बात करेंगे, एक्सप्रेशन सारा आपको बताया था, एक बार वापस से देख लो बेटा। प्रोकैरियोट की बात करें, मैं फिर कह रहा हूँ जो मैं बीच बीच में जो पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं सारी जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये बैक्टीरिया में आपको पता है बेटा डीएनए कहाँ हो, साइटोप्लाज्म में होता है। तो बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में, और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए भी साइटोप्लाज्म में बनेगा। और बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन भी किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पर प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, प्रीडोमिनेंटली occurs at ट्रांसक्रिप्शनल लेवल।
ठीक है, यूकैरियोट में तो 4 लेवल पे था, लेकिन यहाँ पर बेटा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया में एचएनआरएनए भी नहीं बनता है, ना कोई ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या तो जीन को ऑफ कर दो या ऑन कर दो। अभी एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, इस टॉपिक को पूरा स्टडी करना, फिर देखना क्लियरिटी आएगी। और प्रोकैरियोट में आपको पता है बेटा क्या होते हैं, ओपेरॉन्स होते हैं, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पे आपको जाना पड़ेगा। ये देखो बेटा, प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओपेरॉन। तो यहां देखो एक बार ओपेरॉन को अपन डिस्कस करेंगे और फिर अपन ओपेरॉन के रेगुलेशन पे आएंगे, ठीक है। ओपेरॉन इंपॉर्टेंट, अलग से मेंशन कर रहा हूं बेटा ओपेरॉन। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड। बेटा दो साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जेकब एंड मोनार्ड ने। जो जेकब था, अब थोड़ा थोड़ा अपन इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जेकब जो है वो जेनेटिसिस्ट था और मोनार्ड बायोकेमिस्ट। मोनार्ड वाज बायो केमिस्ट, मतलब इसको जेनेटिक्स की नॉलेज थी, मोनार्ड जो उसको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज थी। दोनों ही नॉलेज जो इसमें काम आएंगे बेटा। ओपेरॉन क्या होते हैं देखो बेटा, समझाता हूं मैं, ये लो, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, वेरी सिंपल। पॉलीसिस्टोनिक जीन्स आर regulated by the common promoter and regulatory genes. And these are collectively called operons. इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, ओपेरॉन। बताया था मैंने, डिस्कस किया था ओपेरॉन, याद करो। पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, मैनी सिस्टोन्स ट्रांसक्राइब्ड बाय ए सिंगल प्रमोटर, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन और ओपेरॉन, ठीक है। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड। जैसे ओपेरॉन के एग्जांपल हैं आपके बेटा, लैक ओपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन, वेलोपेरॉन, हिसोपेरॉन, एराओपेरॉन, ये बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं। एक दो एग्जांपल, ये आपके सिलेबस में लैक ओपेरॉन है बेटा, ये आपको अभी स्टडी करेंगे डिटेल में इसकी, लैक ओपेरॉन के। ट्रिप मीन्स ट्रिप्टोफेन, वेलिन, याद कर लोगे बेटा। यहाँ ट्रिप्टोफेन है, ये वेलिन है, ये HIS, हिस का मतलब है हिस्टिडीन, और ये एरा जो है वो है एराबिनोज। एराबिनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा। गैलोपेरॉन भी होता है, गैलेक्टोज के लिए भी होता है। तो ओपेरॉन यहाँ पर अमीनो एसिड्स के लिए भी है और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी है। इनमें बहुत सारी जीन होती हैं जिनको एक ही प्रमोटर से अपन क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे। बहुत सारे, लेकिन आपको केवल लैक ओपेरॉन की स्टडी करनी है। पूरा डिटेल में बात करेंगे तो ओपेरॉन भी क्लियर हो जाएगा और रेगुलेशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपेरॉन की थोड़ी सी अपन ने बेसिक बातें डिस्कस की हैं। अब अपन बात करेंगे ओपेरॉन में किसकी, लैक ओपेरॉन की। ओके, तो लैक ओपेरॉन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक पॉइंट सारे मेंशन करो। और जो देखो, थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। ये प्रोकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होता है बेटा, दो टाइप का होता है, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल
एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल में एग्जाम्पल है आपका लैकोपेरोन, और रिप्रेसिबल में एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ एग्जाम्पल है ट्रिप्टोपेरोन। आपके सिलेबस में कौन है? इंड्यूसिबल लैकोपेरोन है बेटा। लैकोपेरोन कैसा होता है? इंड्यूसिबल। देखो समझो, इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली तो जीन क्या होती है बेटा? ऑफ होती हैं, फिर बाद में उनको क्या करेंगे अपन? ऑन करेंगे। तो इंड्यूस कर रहे हो ना ऑफ से ऑन, तो ये इंड्यूसिबल हो गया। रिप्रेसिबल में क्या होता है? नॉर्मली जीन क्या होती है बेटा? ऑन होती हैं, उसको क्या करोगे आप? ऑफ करोगे, तो ये हो गया रिप्रेसिबल। तो लैकोपेरोन इज द एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। इंड्यूसिबल समझ गए? इंड्यूस करना है, नॉर्मली जीन ऑफ है, ओपेरोन ऑफ है, उसको क्या करेंगे अपन? ऑन करेंगे। तो इसलिए ये हो गया आपका इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। लैकोपेरोन इज इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, example of inducible gene regulation. Tryptophan operon is the example of repressible gene regulation. तो अभी लैकोपेरोन में स्टडी करते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। लैकोपेरोन सबसे पहला पॉइंट बेटा, सारे पॉइंट इसमें काम के आएंगे, देखो एक एक पॉइंट समझते जाना। लैकोपेरोन डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड, वही है बेटा, ओपेरोन डिस्कवर किए थे। लैकोपेरोन को उन्होंने डिस्कवर किया था। लैकोपेरोन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ओपेरोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड ओपेरोन। किसमें डिस्कवर किया था बेटा? डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं डिस्कवरी के। लैकोपेरोन में तो जो लैक है, इसका मतलब है, यहां देखो लैक, हियर लैक मीन्स लैक्टोज। लैक्टोज ओपेरोन है बेटा ये लैक। क्लियर कर देंगे, अभी पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा फिर क्लियर होगा बेटा, क्योंकि आप बहुत नया टॉपिक स्टडी कर रहे हो। लैक्टोज, और आपको पता है लैक्टोज, अब आपको पता होना चाहिए बेटा लैक्टोज क्या है, बताया था? लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। क्या था? लैक्टोज डाइसैकेराइड है, जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज है बेटा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या है बेटा? ज्वाइन है। ये डाइसैकेराइड है। बॉन्ड कौन सा होता है आपका इसमें? बताओ, अल्फा वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो लैकोपेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैकोपेरोन इज responsible for the मेटाबॉलिज्म। और आपको पता है मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है, तो यहां पर मेन है बेटा मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो यहां पर लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल है। लैक्टोज डाइसैकेराइड, उसका कैटाबॉलिज्म करना, उसका ब्रेकडाउन करना है। बिल्कुल क्लियर करूंगा, अभी टेंशन मत लो, पहले पॉइंट लिखो। लैकोपेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज a type of inducible gene regulation। इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर है, क्या है बेटा? इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन है। क्लियर? इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। क्यों बोला इंड्यूसिबल? अभी बताया मैंने आपको इंड्यूसिबल टर्म क्यों यूज किया आपने। ये नॉर्मली ऑफ रहता है, बाद में क्या करना है? इसको ऑन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा एलोलैक्टोज, is the inducer of
लैक ओपेरोन, इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। देखो अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक बार मैं डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट पे आता हूं, उसके बाद में देखना ये पॉइंट बहुत इजी है, कुछ नहीं है इनमें, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। तो एक बार मैं डायग्राम से क्लियर कर रहा हूं, पूरा दिमाग लगाना बेटा कि रेगुलेशन में क्या स्टडी करना है, क्या है लैक ओपेरोन। अब आप जैसे मैं बताऊं वैसे आप फोकस करते जाना। देखो ये बेटा बैक्टीरिया आपका क्या है, इकोलाई है। ये कौन है, इकोलाई। ये इकोलाई का बेटा आपका है ये मेन जीनोम। याद रखना लैक ओपेरोन जो है मेन जीनोम में होता है। समझ गए ना लैक ओपेरोन क्या है बेटा, जीन्स ही है, पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो ये है, ये यहां से लेके यहां तक मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये है लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन, लैक ओपेरोन, ओपेरोन प्रेजेंट इन मेन जीनोफोर। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें होते हैं बेटा, मेन जीनोफोर में होते हैं। चलो अब बिल्कुल सिंपल बात करूंगा मैं। देखो ये इकोलाई है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं बेटा। इकोलाई आपको पता है बेटा, ग्लूकोज कहां से रिसीव करेगा, मीडियम से। आप बताओ बेटा अगर मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लूकोज। मीडियम में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। ऑब्वियसली इकोलाई जो है हेटेरोट्रोप है, तो ग्लूकोज को ये क्या करेगा बेटा, यूटिलाइज करेगा। ग्लूकोज किस में एंटर हो जाएगा बेटा, ये सेल में। ग्लूकोज मीडियम में अगर प्रेजेंट है तो इकोलाई ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा। ग्लूकोज जैसे ही सेल में जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता है आपको पता है, रेस्पिरेशन होगा, एटीपी बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एटीपी। ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा ना, तो ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एटीपी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आ जाएगी। इसका मतलब मीडियम में ग्लूकोज है तो इकोलाई क्या कर रहा है बेटा, आराम से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको कार्बन सोर्स मिल रहा है, और ग्लूकोज प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स होता है। तो मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये एटीपी जो है इसका फॉर्मेशन करता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा मोटा दिमाग लगाना बिल्कुल। तो ग्लूकोज कहां से मिल रहा है इसको बेटा, मीडियम से। ग्लूकोज अंदर जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल केस हो गया। जब मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जो इकोलाई है उसमें लैक ओपेरोन क्या रहेगा बेटा, ये लैक ओपेरोन जो है ये ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, ऑफ, क्योंकि लैक ओपेरोन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लैक ओपेरोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। व्हेन ग्लूकोज प्रेजेंट इन मीडियम, लैक ओपेरोन नेगेटिवली रेगुलेटेड, मींस स्विच ऑफ। कैसा है, स्विच ऑफ है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं रेगुलेशन पे आ रहा हूं मैं, तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये क्या है, ऑफ है। क्लियर। अब आप बताओगे बेटा अगर मीडियम में ग्लूकोज एब्सेंट है, मीडियम में ग्लूकोज क्या है बेटा, एब्सेंट है, लेकिन यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है मीडियम में, लैक्टोज। तो ग्लूकोज तो एब्सेंट है बट लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या इकोलाई की डेथ हो जाएगी बेटा, नहीं होगी। इकोलाई बहुत स्मार्ट होता है, उसके पास लैक ओपेरोन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लैक्टोज जो है, लैक्टोज वो बैक्टीरिया में, ये लो लैक्टोज, ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। किसमें करेगा बेटा, एंटर बैक्टीरिया में, चला गया साइटोप्लाज्म में। अब बैक्टीरिया को मालूम है कि लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड दैट कंसिस्ट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज भी और गैलेक्टोज भी है। तो जैसे मीडियम में लैक्टोज है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो लैक्टोज इसके अंदर एंटर करेगा, और ये लैक्टोज एंटर करके लैक ओपेरोन को बेटा क्या कर देगा, ऑन करवा देगा। फिर से समझना, लैक्टोज इंड्यूस द लैक ओपेरोन। सो लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। पहले मैं समझा रहा हूं, इसको डिटेल में लेंगे। तो लैक्टोज ने क्या किया, लैक ओपेरोन को ऑन कर दिया। इंड्यूस हो गया, ऑफ था, अब क्या हो गया, ऑन हो गया। इंड्यूसिबल हो गया, इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। ऑफ था, अब ऑन हो गया। बट ऑन कब होगा, जब मीडियम में लैक्टोज है, ग्लूकोज एब्सेंट है, क्योंकि उसको डिमांड है अब। तो जैसे ये लैक ओपेरोन ऑन होगा, तो लैक ओपेरोन ऑन होते ही बेटा स्पेसिफिक एंजाइम्स बनेंगे, लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो एंजाइम जैसे बनेगा, बनते ही लैक्टोज का होगा ब्रेकडाउन। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होती है, लैक्टोज से आपको पता है बेटा क्या फ्री होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज फ्री होती है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इतनी समझ नहीं पड़ेगी बेटा, रेगुलेशन तो ऐसे होता है। नॉर्मली क्या था, लैक ओपेरोन ऑफ था जब मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये लो, इसको मैं थोड़ा सा और बेसिक क्लियर करता हूं। इतना तो क्लियर हुआ ना।
देखो यहां पर दो केस हो गए आपके सामने। केस फर्स्ट में क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट। ग्लूकोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो उस केस में बताओ लैकोपेरोन क्या है बेटा, ऑफ है। क्या है, ऑफ है, क्योंकि लैकोपेरोन की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन करने की, क्योंकि ग्लूकोज मिल रहा है फोकट में, ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाएगी। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है बेटा, जब ग्लूकोज तो क्या है, एब्सेंट है, और लैक्टोज मीडियम में क्या है, प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो लैक्टोज है वो क्या करेगा बेटा, जो लैकोपेरोन ऑफ था वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑन हो जाएगा। लैकोपेरोन ऑफ था, ऑन कर देंगे उसको, किसने किया ऑन, लैक्टोज ने। तो यहां लैक्टोज बेटा किसका फंक्शन कर रहा है, बोल सकता हूं लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, सो लैक्टोज इंड्यूस द लैकोपेरोन। स्विच ऑफ से क्या हो जाएगा, स्विच ऑन, और ऑन होते ही लैकोपेरोन जैसे ऑन होगा तो लैक्टोज का फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन जैसे ऑन होगा, ऑन होते ही लैक्टोज को क्या करेगा बेटा, ये ब्रेक करेगा। लैक्टोज को ब्रेक करते आपको पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज फ्री हो जाएंगे, और ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैक्टीरिया आराम से क्या करेगा बेटा, सर्वाइव करेगा। फिर से समझें, ये कोई मीडियम है, इसमें ये इकोलाई ग्रो कर रहा है, यहां पर ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट। आप इस इकोलाई को ऐसे मीडियम में बेटा ट्रांसफर करो जहां पर ग्लूकोज तो एब्सेंट है और लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो बताओ क्या होगा बेटा, यहां पर लैकोपेरोन ऑफ था, और यहां इस मीडियम में ट्रांसफर करते लैकोपेरोन क्या हो जाएगा बेटा, लैकोपेरोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यही तो है जीन रेगुलेशन बेटा। लैकोपेरोन ऑफ था, ऑन करना है आपको। ऑफ कैसे रहता है, ऑन कौन करता है, ये सारी चीजें तो समझनी है आपको, तो मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये पॉइंट समझो बेटा। इट इज ए टाइप ऑफ इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन एंड lactose also the substrate of lactoperon। बेटा लैक्टोज ही सबस्ट्रेट है, क्योंकि लैक्टोज का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो लैक्टोज इंड्यूसर का भी काम कर रहा है और लैक्टोज सबस्ट्रेट भी है, क्योंकि लैक्टोज को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, उसे ग्लूकोज फ्री करवानी है। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर एंड ऑल्सो लैक्टोज इज सबस्ट्रेट ऑफ लैकोपेरोन। तो लैकोपेरोन में क्या करना है, देख लो बेटा, लैकोपेरोन is responsible for the metabolism or catabolism of the lactose। तो लैकोपेरोन इज ए टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरोन। यहां तक की बात क्लियर। अभी देखो डायग्राम से सब क्लियर कर देंगे अपन, सारी बातें समझनी है आपको, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने केस बताया तो रफली बताया है, अब देखो बिल्कुल अपन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो लैकोपेरोन की स्ट्रक्चर पे चलेंगे, फिर उसके अपन रेगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये यहां तक की सारी बातें कवर कर ली आपने। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरोन। मिटा दो इनको। स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरोन। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, सारी बातें करेंगे अपन। पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद एक एक करके बात करते हैं। ये देखो लैकोपेरोन डीएनए में तो होता है ना, डीएनए इसमें जीन है। ये देखो बेटा लैकोपेरोन में क्या क्या कौन कौन सी जीन होती है, सारे अपन मेंशन करते हैं। यहां देखो सबसे पहले ये है आईएनआर। आईएनआर से आगे बेटा यहां पर होती स्ट्रक्चरल जीन्स, ZYA। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ZYA, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। जेड सिस्टोन, वाई सिस्टोन, ए सिस्टोन। और आप जानते हो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर होता है ऑपरेटर। ये जो सीक्वेंस है ये है ऑपरेटर, इधर जो है ये है प्रमोटर।
ये डीएनए का सीक्वेंस ही बेटा, ऑपरेटर, और ये कौन है, प्रमोटर। ठीक है, और इसके पास एक जीन और होती है बेटा, देखो यहां, ये प्रमोटर है उस जीन का, आईएनआर, और ये यहां से लेके यहां तक जीन, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा लैक आई जीन। कौन सी है, लैक आई जीन। बात को समझना, ये तो है लैक आई जीन, लैक आई जीन का खुद का प्रमोटर है। ये है स्ट्रक्चरल जीन्स, कितनी है, 3 है, 1 2 3, ZYA, सीक्वेंस भी यही याद रखना पड़ेगा, ZYA, जया, ZYA। ये स्ट्रक्चरल जीन का ऑपरेटर है, प्रमोटर है। इसके पास ऑपरेटर नहीं होता, इसके पास प्रमोटर होता है। प्रमोटर आपको पता है जरूरी है बेटा, राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट कौन होता है बेटा, प्रमोटर होता है। क्लियर ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में देखो कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले लैकोपेरोन में होती है स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। दूसरा प्रमोटर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटरी जीन। ये जो जीन है लैक आई जीन, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। या यही लिख रहा हूं बेटा लैक आई जीन। यहां पर जो आई है बेटा, आई का मतलब होता है इनहिबिटर, आई मींस इनहिबिटर, ओके, दैट इज द रेगुलेटरी जीन। लैक आई जीन इज द रेगुलेटरी जीन, जो रेगुलेट करके भी बताएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में 4 पार्ट हो गए, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो इनके मैं एक बार फंक्शन आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा सा फंक्शन की स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी हैं, क्या क्या किसको कोड करती हैं, क्या फंक्शन है। लैकोपेरोन को बेटा पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार फिर रिवाइज करना, क्योंकि एक बार चीजें आपको नई नई टर्म में याद करनी पड़ती है, फिर कॉन्सेप्ट आएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन्स कितनी है बेटा, 3 है। कौन कौन से हैं, ZYA, ये लो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, जेड सिस्ट्रोन। याद रखना है बेटा आपको, जेड सिस्ट्रोन जो है ऑब्वियसली कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को कोड करेगी, तो यही लिख रहा हूं मैं जेड सिस्ट्रोन, कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ओके, कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, यही लिख रहा हूं बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कैटालाइज द breakdown of लैक्टोज। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट द लैक्टोज और ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज या हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज को आप हाइड्रोलाइज करवाओ तो ग्लूकोज और लैक्टोज क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये एंजाइम जो है लैक्टोज का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो जो लैक्टोज है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसका सबस्ट्रेट कौन है बेटा, लैक्टोज है। उसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। अब दूसरा देखो बेटा, वाई सिस्टोन, कोड्स फॉर परमिएज, कोड्स फॉर परमिएज। जो वाई सिस्टोन है किसको कोड करेगा, परमिएज को। अभी केवल सुनना आप, फिर फंक्शन पे चलेंगे। किसको कोड करेगा, परमिएज। और जो परमिएज है, जैसे बनेगा परमिएज, वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जाके बाइंड होगा और लैक्टोज की परमिबिलिटी को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। वेरी सिंपल। देखो वापस देखो, ये इसी सीक्वेंस याद रखना है। फिर से बताओ, जेड सिस्टोन कोड्स फॉर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे ही, जेड सिस्टोन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड वाई सिस्टोन कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ये लो, कोड्स फॉर परमिएज which increase the
permeability of cell to lactose। तो परमेज क्या होगा बेटा, मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड होगा और एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, और वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होगा, लैक्टोज की सेल में एंट्री होगी, विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज। ओके, तो ये परमेज कहां बाइंड होता है बेटा, बाइंड विद सेल मेम्ब्रेन। तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का फंक्शन कर रहा है यहां पर बेटा, लैक्टोज मीडियम से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ परमेज। एंड एसिस्टोन, ये है एसिस्टोन। एसिस्टोन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब ट्रांस एसिटाइलेज का जो एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज, उसका फंक्शन बेटा अननोन है, नहीं लिख रहा हूं, फंक्शन अननोन। इसका एक्चुअल फंक्शन अननोन है, लेकिन कई बार बोल देते हैं कि जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो एसिटाइलेशन करता है, जैसे कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गई तो उनका एसिटाइलेशन कर देगा ताकि वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, लेकिन एक्चुअल में इसका फंक्शन जो है अननोन है। इतना याद रखना आपको, जेड सिस्टोन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई सिस्टोन कोड्स फॉर परमेज एंड ए सिस्टोन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये तीन तो स्ट्रक्चरल जीन होगी, देखो इनके फंक्शन आएंगे, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा क्लियर हो जाएंगे। एक बार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ी बात करते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन। इसके बाद आते हैं बेटा प्रमोटर पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद दूसरा है प्रमोटर। प्रमोटर पता ही है बेटा प्रमोटर के बारे में, तो आपको प्रमोटर क्या होता है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, फंक्शन नोन है इसका। थर्ड देखो ये बेटा ऑपरेटर। ऑपरेटर यहां देखो, ये जो ऑपरेटर है वो नाम ही है ऑपरेट कर रहा है बेटा। ये देखो ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये ऑपरेट करना। अभी फंक्शन बताते हैं इसको। ऑपरेटर कहां प्रेजेंट है, देखो बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ऑपरेटर का फंक्शन क्या होगा, बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑपरेटर को मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आगे दिक्कत ना आए, है ना। तो ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, देखो बेटा सिंपल सी बात है। ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ लैक रिप्रेसर प्रोटीन। अभी सुनना बेटा, अभी लिख लो, ये आगे इसको क्लियर करेंगे। बाइंडिंग साइट फॉर द लैक रिप्रेसर प्रोटीन, ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है बेटा। लैक रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर के साथ आगे बाइंड हो गई तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। सो ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर लैक रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो बेटा फोर्थ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ये इसी को बोला आपने लैक आई जीन। यहां आई का मतलब क्या बताया ना, इनहिबिटर। तो यहां लिख रहा हूं बेटा रेगुलेटरी जीन कोड्स फॉर लैक रिप्रेसर प्रोटीन। कोड्स फॉर लैक रिप्रेसर प्रोटीन। लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो लैक आई जीन से बनेगी। लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो किस पे जाके बाइंड होगी बेटा, ऑपरेटर के साथ। लेकिन अभी तो मैंने फंक्शन बताए हैं, जब रेगुलेशन पे जाएंगे तब बताएंगे ऑफ कैसे होगा, ऑन कैसे होगा। बात समझ में आ गई यहां तक की। तो स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन के बारे में अपन ने बताया। रेगुलेटरी जीन क्या करती है बेटा, इसको रेगुलेट करती है। इसकी ऑफ कब करना है, ऑन कब करना है, डिपेंड करेगा किस पे, रेगुलेटरी जीन पे। अब ये सब आ जाएंगे, अभी डायग्राम में आ जाएंगे। पहले इतना ही आप मेंशन करो, स्ट्रक्चर में किसका क्या फंक्शन है, कौन किसको कोड कर रहा है, वो बात करो। फिर रेगुलेशन आएगा तो देखना भी सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी स्ट्रक्चर। अब आते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको मैं, ये स्ट्रक्चर होगी, वापस दोनों स्ट्रक्चर को फिर मेंशन करेंगे, दो स्ट्रक्चर आएंगे।
फिर कह रहा हूं बेटा बहुत इजी है ये, एक बार थोड़ा सा है ना, इसको वीडियो को पूरा देखना, एक बार कंप्लीट ये हो जाए एक बार लैकोपेरोन, उसके बाद भी फिर रिवाइज करना, तब और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी नई नई टर्म आ रही है, आगे तक की बातें कर रहे हैं अपन। ये लो बेटा, अब बात कर रहा हूं मैं रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन, तो यहां पर मैंने फिर बताया था आपको, पहले बताया था, दो केस आएंगे यहां पर, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। सबसे पहले अपन बात करेंगे केस फर्स्ट। कंडीशन देखो बेटा यहां पर, कंडीशन क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट एंड लैक्टोज एब्सेंट। बताया था मैंने, ग्लूकोज मीडियम में ग्लूकोज तो प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या है, एब्सेंट। इसका मतलब इंड्यूसर जो है वो क्या है, एब्सेंट है। लैक्टोज क्या है यहाँ पर, इंड्यूसर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो बताओ कंडीशन जब ये है तो आपको पता है बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, जो लैकोपेरोन है क्या रहेगा बेटा, स्विच ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, स्विच ऑफ। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज एब्सेंट है तो लैकोपेरोन क्या है बेटा, स्विच ऑफ है। तो इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव रेगुलेशन। स्विच ऑफ मींस नेगेटिव रेगुलेशन। कैसे होगा स्विच ऑफ, कैसे रहता है, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं पहले डायग्राम से, फिर थ्योरी पे जाएंगे अपन। ये देखो बेटा, वापस डायग्राम आएगा, ये जेड, वाई और ए। ये कौन है बेटा, ऑपरेटर, और ये प्रमोटर, और ये लैकाइजिन है, इसका प्रमोटर है लैकाइजिन। तो याद रखना बेटा, जो लैकाइजिन है उसके पास प्रमोटर है, ऑपरेटर नहीं है। और जिस जिनके पास ऑपरेटर नहीं होता ना, वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव। इट मींस कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस, उसका एक्सप्रेशन होता रहता है, उसको रेगुलेट नहीं कर सकते आप, उसका एक्सप्रेशन होता रहेगा। ये लो, लैकाइजिन जो है जैसे एक्सप्रेस होगी तो पहले बनेगा बेटा एमआरएनए, पता है ना, प्रोकैरियोट की बात करें एमआरएनए, फिर एमआरएनए से बनेगी आपकी लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये एमआरएनए जैसे एक्सप्रेस होगा तो इससे ये प्रोटीन बन रही है बेटा। डायग्राम से समझा रहा हूं, दैट इज लैक रिप्रेसर प्रोटीन, और ये एक्टिव फॉर्म में बनती है बेटा। बनती क्या हो जाती है, एक्टिव। लैक रिप्रेसर प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ लैकाइजिन। बन गई लैक रिप्रेसर प्रोटीन। और जैसी लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी तो याद रखना बेटा, क्योंकि इंड्यूसर एब्सेंट है, इस केस में इंड्यूसर जो है लैक्टोज के एब्सेंट है, तो लैक रिप्रेसर प्रोटीन जैसे बनती है ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाती है बेटा। ये देखो यहां पर ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो गई। So in the absence of inducer, lac repressor protein bind with operator and prevent the RNA polymerase to transcribe the structural gene। आपको पता है RNA polymerase जो है वो कहां पे आ गया, ये देखो, ये RNA polymerase, ये RP, RNA प्रमोटर के साथ बाइंड तो हो जाएगा, लेकिन प्रमोटर पे लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है, तो आगे जो पाथ वो क्लियर नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं पहुंच पाएगा बेटा। तो बताओ इस केस में जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये क्या बोलोगे आप, ये लिख दिया नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। इट मींस इस केस में आपका लैकोपेरोन क्या है, ऑफ है, ये एंजाइम एक्सप्रेस नहीं होंगे। फिर से सुन लो बेटा, केस फर्स्ट कंडीशन, when glucose present in medium but lactose absent, so in this case lactoperon is negatively regulated. So in the presence of inducer lactose, lac repressor protein bind with operator and prevent the RNA polymerase to transcribe the structural gene. So in this case lactoperon क्या है बेटा, switch off है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देखो ग्लूकोज जब है तो लैक्टोज जो है उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं,
या लैक ओपेरॉन को ऑन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इस केस में लैक ओपेरॉन को ऑफ कर रखा है बेटा, ये नॉर्मल केस हो गया, ऑफ है। ठीक है, अब इसका मैं थ्योरेटिकल पॉइंट आपको मेंशन कर रहा हूं, ये लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये पॉइंट समझो, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और लैक्टोज द repressor protein bind to the operator, repressor protein bind to the operator region and prevent RNA polymerase from transcribe the operon or structural genes. So lack operon switch off, that is the negative regulation. फिर से समझो, अगर इंड्यूसर अब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, दैट इज द नॉर्मल केस। ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज अब्सेंट, इन दिस केस लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ, नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डिमांड है ही नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट। तो ये नेगेटिव रेगुलेशन मैंने बता दिया आपको कि लैक ओपेरॉन ऑफ रहता है, तो कौन करके रखेगा ऑफ, बताओ बेटा, लैकाई जीन। बात समझ में आ गई ना, या मेंशन कर सकते हैं, लैक आई जीन। जो लैक आई जीन है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना आए। तो लैक आई जीन कैसी होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, एक्सप्रेस टू फॉर्म रिप्रेसर प्रोटीन, और लैक आई जीन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव। यहां कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब बेटा ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती है, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस, बिकॉज लैक आई जीन के पास ऑपरेटर नहीं है। तो ऑपरेटर जिसके पास नहीं होता ना, उसका रेगुलेशन नहीं होता। देखो यहां पर ऑपरेटर है, तभी इसको आप रेगुलेट कर पा रहे हो। अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो जाए तो बेटा ये हमेशा ऑन रहेगा फिर लैक ओपेरॉन, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया ऑपरेटर में, तो लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगी, तो ये कंटिन्यूसली क्या रहेगा, फिर ऑन रहेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी बेटा केस फर्स्ट की। अब अपन चलेंगे केस सेकंड पे। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है, लेकिन पूरा समझें पहले, फिर उसके बाद में एक बार फिर रिवाइज करना। देखो डायग्राम बना रखे, यही क्लियर कर देते हैं। केस सेकंड, देखो केस सेकंड में क्या है बेटा, कंडीशन बता रहा हूं, ग्लूकोज एब्सेंट बट लैक्टोज प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा बेटा, लैक ओपेरॉन क्या हो जाएगा बेटा, ऑन होगा। लैक ओपेरॉन क्या हो जाएगा बेटा, स्विच ऑफ था, ऑन हो जाएगा। कैसे, आप समझो, बिल्कुल इजी है। देखो थोड़ा डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है। वही केस बेटा, यहां पर जीन कौन सी है, जेड वाई ए, ये कौन है, ऑपरेटर, ये कौन है बेटा, प्रमोटर, और ये है आपकी लैक आई जीन। क्लियर? अब यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है बेटा, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। देखें अब लैक आई जीन से क्या बना बेटा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनती है, अभी बताया था मैंने, ये कौन सी प्रोटीन है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये तो कंटिन्यूसली बनेगी, और ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन आपको पता है बेटा एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। लेकिन अब क्या होगा, देखो बेटा, अब मीडियम में कौन आ गया, लैक्टोज। लैक्टोज साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो यहां देखो, अब यही बता रहा हूं बेटा, लैक्टोज आ गया। अब ये लो, ये ब्लू कलर से मैंने एल, लैक्टोज है ये। अब याद रखना बेटा, जैसे लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा बेटा। लैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर रिप्रेसर प्रोटीन को बेटा इनएक्टिव कर देगा। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन थी पहले एक्टिव थी, अब लैक्टोज क्या करेगा बेटा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ये लो, लैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन। तो बताओ अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। देखें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी, पहले एक्टिव थी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज
become inactive because lactose bind with repressor protein and convert it into inactive form. तो जैसे ये inactive हो जाएगी बेटा, repressor protein inactive होगी तो ये operator के साथ bind नहीं होगी. तो यही लिख रहा हूं मैं, important statement है, inactive and not bind with operator. तो आप बताओ बेटा, operator free हो गया, operator के साथ प्रोटीन नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां पर कौन है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे जाएगा और क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन. देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये सबसे पहले तो ये क्या बनेगा बेटा, ये एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, जिसके पास जेड, वाई और ए के क्या है, मैसेज हैं. उसके बाद ये जेड जीन है, उससे क्या बनेगा आपका, देखो ट्रांसलेशन होगा ना, ट्रांसलेशन होगा तो जो जेड जीन है उससे क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. वाई जीन से क्या बनेगा, परमिएज. और ए जीन से क्या बनेगा बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज. सो इन दिस केस लैकोपेरोन कम ऑन. जैसे ऑन होगा तो ये एंजाइम सिंथेसाइज हो जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसलेज. अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसका फंक्शन आपको पता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करेगा और उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा. ग्लूकोज मिल गया ना बेटा, ग्लूकोज से क्या बन जाएगी बेटा, एटीपी. ये तो काम करना था आपको, ऑन इसलिए करना था ताकि लैक्टोज का क्या हो जाए, कैटाबॉलिज्म हो जाए, वो डाइजेस्ट हो जाए और जैसे ग्लूकोज फ्री होगा वो एटीपी फॉर्मेशन में चला जाएगा. परमिएज अभी बताया था, परमिएज सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड होगा और लैक्टोज की एंट्री को और इंक्रीज करेगा ताकि लैक्टोज हाई अमाउंट में क्या करें, बैक्टीरिया में एंटर हो जाए. ट्रांसएस्टाइलेज का फंक्शन जो है अभी नॉन नहीं है, एग्जैक्टली नॉन नहीं है, पूछेगा भी नहीं. लेकिन ये देखो अब इस केस में क्या हुआ बेटा, आपके सामने है, दोनों केस आ गए, ये ऑफ है और वो क्या है, ऑन है. तो ये ऑन कैसे हुआ उसको मैं यहां पर थ्योरेटिकली अब मेंशन कर देता हूं. ठीक है, ठीक है बेटा. अब देखो पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये सारा क्लियर हो गया, सारी पिक्चर क्लियर. अब देखो, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन और ऑफ द ओपेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. देखो ये केस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. इंड्यूसर में भी लैक्टोज और एल लैक्टोज. देखो बेटा, लैक्टोज एल लैक्टोज में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है. जो लैक्टोज है ना उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और जो एलोलैक्टोज है उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. इसलिए क्या हो गया, एक दूसरे के आइसोमर टाइप ही हैं. लेकिन जो लैक्टोज है वो पावरफुल इंड्यूसर है. मैं यही लिख रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, लैक्टोज, एलोलैक्टोज. ये देखो, एलोलैक्टोज इज पावरफुल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन. लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है, बट एलोलैक्टोज सबस्ट्रेट नहीं होता क्योंकि उसकी थोड़ी सी कन्फर्मेशन चेंज होती है. बट एलोलैक्टोज जो है कन्वर्ट होने के बाद ये पावरफुल इंड्यूसर का काम करेगा क्योंकि एलोलैक्टोज जो आपकी रिप्रेसिव प्रोटीन है उनको काफी अमाउंट में क्या करता है, इनएक्टिव करता है. तो लैक्टोज को, कुछ लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए दोनों मेंशन किए. ठीक है. In the presence of inducer, the repressor is inactivated. The repressor is inactivated by the interaction with inducer. This allow RNA polymerase to access promoter and transcription proceed. तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ये सारे एंजाइम क्या होंगे बेटा, एक्सप्रेस होंगे. और एक्सप्रेस होंगे तो अपना अपना फंक्शन करेंगे. फंक्शन मैंने बताया था आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है, परमिएज का फंक्शन क्या है, ट्रांसएस्टाइलेज का फंक्शन अननोन है. ठीक है, ये वेरी सिंपल. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो समझना, इसको नहीं रटना पड़ेगा. ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल. अगर अपन बात करें बेटा तो लो लेवल एक्सप्रेशन ई कोलाई में होता रहता है बेटा, बैक्टीरिया में होता रहता है. देखो लैक्टोज बाहर से जब एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू, परमेज के थ्रू. तो परमेज अगर सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा तो लैक्टोज कभी एंटर नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि लैक्टोज को एंट्री के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, परमेज की. इसलिए बैक्टीरियल सेल में जो लैकोपेरोन का लो लेवल एक्सप्रेशन जो है वो होता रहता है ताकि थोड़ा बहुत परमेज जो है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहे. हाँ, जैसे ही एंट्री होगी, ग्लूकोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा. और फिर उसके बाद में परमेज का जैसे अमाउंट इंक्रीज होगा तो परमेज
सेल मेम्ब्रेन में काफी अमाउंट में इनकॉर्पोरेट होगा, तो उसमें लैक्टोज की एंट्री भी काफी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लो लेवल एक्सप्रेशन जो है वो होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों केस बता दिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद वापस से एक बार एनसीईआरटी रीड करना, फिर अपने नोट्स को रीड करना, फिर क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनते हैं बेटा। इंड्यूसर कौन है, इसके अलावा लैक्टोज का फंक्शन क्या है, लैक्टोज सबस्ट्रेट भी है बेटा, लैक्टोज की क्यों रिक्वायरमेंट है। अब रेगुलेशन यही तो होता है, पहले ऑफ था अब ऑन कर दिया, दैट इज द इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। क्लियर? तो लैकोपेरोन का अच्छे से स्टडी करना, और मैं फिर कह रहा हूं बार बार रीड करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आपको अभी पहली बार स्टडी कर रहे हो ना बेटा, हर टर्म को याद करना होता है, पहले स्ट्रक्चर को याद करना होता है, फिर कॉन्सेप्ट पे जाना होता है। तो रिवीजन मस्ट है बेटा, ऐसे नहीं कि एक बार में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो चीजें जितनी याद होती जाएंगे ना, उतना ही कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसलिए चीजों को बार बार रिपीट करना, क्योंकि चीजें कॉन्सेप्चुअल है पूरी। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी लैकोपेरोन के रेगुलेशन में। एक दो क्वेश्चन वैसे पूछ रहा हूँ, आपने जेनेटिक्स में म्यूटेशन वगैरह की स्टडी की है, आप बताना बेटा। अब ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएंगे। आप बताओ, अगर लैक-आई जीन में कहीं म्यूटेशन हो गया, तो लैक-आई जीन में चाहे प्रमोटर हो इसका या लैक-आई जीन, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो पक्का म्यूटेशन होगा, तो बेटा लैक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें म्यूटेशन लैक रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेगी, तो लैकोपेरोन हमेशा क्या रहेगा बेटा, ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन इफ म्यूटेशन अकर्स इन लैक-आई जीन। चलो आगे चलो, अगर म्यूटेशन बेटा ऑपरेटर में हो गया, तो अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन का मतलब चेंज हो गया, तो अगर म्यूटेशन हो गया तो यहां पर लैक रिप्रेसर प्रोटीन कभी बाइंड नहीं होगी, तो भी लैकोपेरोन हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अगर म्यूटेशन इस प्रमोटर में हो गया, स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर में, तो आरएनए पॉलीमरेज कभी बाइंड नहीं होगा, तो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब ये चीजें म्यूटेशन से आप कोरिलेट करो, इतना अपना खुद का दिमाग भी लगाओ कि किस केस में क्या हो सकता है। अब देखो ZYA 3 सिस्टोन है, जेड में अगर म्यूटेशन हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, ये बाकी बन जाएंगे। वाई में अगर म्यूटेशन हो गया, बाकी एंजाइम बन जाएंगे, परमेज नहीं बनेगा। तो किस केस में क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट भी आप बता सकते हो। अगर जेड में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, पढ़ा होगा आपने जेनेटिक्स में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो जेड में अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना परमेज बनेगा, ना ट्रांसएस्ट्रेलेज बनेगा, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से पूरी फ्रेम ही क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जेड में हो गया तो कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। हाँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर वाई में होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बन जाएगा, लेकिन परमेज और ट्रांसएस्ट्रेलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम आगे वाली चेंज होती है, पीछे वाली कभी चेंज नहीं होती है। अब इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आपका देखना जेनेटिक कोड के बाद एक दे रखा है म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, वो जेनेटिक्स में आपने म्यूटेशन स्टडी कर ली है, तो वही दे रखा है, थोड़ा उसको एक बार रीड करना। जैसे इंडेल होता है, इंसर्शन और डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो आगे की पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है। 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए तो आगे की फ्रेम चेंज होगी। देखो बताता हूं, थोड़ा समझ लो इसको। जैसे ये बेटा कोई ये है ATGCC ATGGA, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, यहां से मान लो ये देखो कोड आगे कोड में कन्वर्ट होंगे ना ये। अगर मैं यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड को हटा दूं तो आपको पता है आगे वाली जो चेन है वो शिफ्ट हो जाएगी। 2 को हटा दूं तो चेंज हो जाएगी। हाँ, 3 को आप डिलीट कर दो तो आगे वाली चेंज नहीं होगी। अगर आप 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हो तो भी आगे वाली फ्रेम शिफ्ट होगी, पीछे वाली कभी भी शिफ्ट नहीं होती है। फॉरवर्ड वाली क्या होगी, शिफ्ट होती है, बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगी, बैकवर्ड तो सेम रहेगी। बात समझना, ये तो जेनेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा म्यूटेशन में, ठीक है। तो इनको रीड करना बेटा। तो ये हो गया आपका ओपेरोन कंप्लीट, रेगुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस यूनिट का आपका मॉलिक्यूलर का ये यहां तक अपने कंप्लीट करवा दिया। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो टॉपिक चल रहे हैं बेटा, इनमें समझने का ज्यादा है, लिखने का कम है। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। लिखने का तो कि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा पड़ा है, कुछ एडिशनल बातें अपन मेंशन कर देते हैं, लेकिन जितना समझ में आएगा उतना ही फायदा होगा बेटा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फिनिश होगी आपकी। अब अपन स्टार्ट करेंगे आपका बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ने फिर बताया समझने का है सब कुछ। चलिए बायोटेक को अपन नेक्स्ट लेक्चर से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनको अच्छे से रिवाइज करना, कोई दिक्कत आए तो ये डाउट काउंटर पे आप पूछ भी लेना, ठीक है ना। कोई लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसकी पिक सेंड कर दिया करो ताकि अपन डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बेटा, रिवीजन एंड रिवीजन, देन आफ्टर क्वेश्चन प्रॉब्लम, तब जाके क्लियरिटी आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।